जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं आप जिस भी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम के 4 कोने ऊपर होंगे, उन चारों कोनों को देखिए, रूम के सेंटर पर एक पॉइंट बनाइए, चारों कोनों से लाइन खींच कर लाइए बेटा, वहां कनेक्ट कर दीजिए, सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वही आपका सॉलिड एंगल है, 3D एंगल। कि कोई भी हमसे नींद में उठा के पूछे बताओ ए फॉर क्या होता है, आप बोलोगे एप्पल। हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्षितिज कनिक और डिजिटल में। तो आज वो दिन है जहां पर हम अपनी तैयारी जो नीट की है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे अभी से, बट यही सही टाइम है आपकी नीट की तैयारी चालू करने के लिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको नीट के 2026 के पेपर में मिल जाएगा। तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको देखकर समझ में आ गया होगा, वो है क्या? मैथ्स। मैथ्स नहीं, मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार ये करने की क्या जरूरत है, ये पढ़े बिना भी तो हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा। फिजिक्स में आपको इन सारी चीजों की बहुत सारी जरूरत पड़ेगी जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में होने वाला है। आज उसका पार्ट 1 है, नेक्स्ट होगा पार्ट 2 जहां पर हम समराइज कर लेंगे अपने बेसिक मैथ्स को। देखिए बहुत सारे लोग बेसिक मैथ्स को बहुत खींचते हैं, बहुत खींचते हैं, बहुत खींचते हैं, उसकी हम टेंशन नहीं लेंगे। देखिए आज के लेक्चर में आप बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब हम फिजिक्स में कहीं बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो वहां मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने लेक्चर में ऐसा पढ़ा था, तो मैं याद दिलाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि आपके ऊपर ही छोड़ दूं कि अरे भैया आपको एक बार पढ़ा दिया अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल टूल, हमारे लिए मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम एक टूल की तरह इस मैथ्स को यूज करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बेटा हम यहां पर एक रेफरेंस एक्सिस लेने वाले हैं, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस से एक एक्सिस हमारी रोटेट कर रही है। मान लीजिए ये t इक्वल टू 0 पे यहां थी और t इक्वल टू t पे यहां पहुंच गई है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में कोई पाथ है और इस पाथ की कुछ लेंथ है जिसको मैंने ए बी कहा है। ठीक है बेटा, अब यहां पर जो एंगल बन रहा है बेटा इन दोनों लाइंस के बीच में, इस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल यानी कि थीटा। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा से। एंगल आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्फा से, बीटा से, गामा से, बट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको किससे? थीटा से। ठीक है बेटा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने कहा है बेटा आर्क ए बी, और ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बेटा दिस इज नोन एज रेडियस। आप जानते हैं ये एक सर्कल का पार्ट है बेटा। अगर आप देखेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सर्कल का पार्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? रेडियस, और ये पॉइंट क्या हो गया है बेटा? सेंटर हो गया। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें बेटा इस एंगल की, तो इस एंगल के लिए कुछ साइन कन्वेंशन डिसाइडेड है। अगर हम थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, थीटा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये बात याद रखिएगा, हम ये कंसीडर करने वाले हैं। हम हमेशा थीटा को क्या लेंगे बेटा? अपनी रेफरेंस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे ताकि हम उसे पॉजिटिव कंसीडर कर पाए। यहां पर ये फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा बेटा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इंपॉर्टेंट है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो थीटा आपने लिया है, ऊपर आर्क है, आर्क किसमें मेजर होगा बेटा? आर्क भी मीटर सेंटीमीटर में मेजर होता है, और रेडियस जो है बेटा वो भी किसमें मेजर करोगे आप? मीटर सेंटीमीटर में मेजर करोगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसा एक चैप्टर आपके दिमाग में होगा, या हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, तो आप पढ़ेंगे आपको तब ये बात पता चलेगी बेटा कि ऊपर भी जो डायमेंशन है और नीचे भी जो डायमेंशन है वो सेम है। ऊपर भी जो डायमेंशन है बेटा वो एल है, नीचे जो डायमेंशन है वो भी क्या है बेटा? एल है, तो ये कट जाएगा। तो इसलिए बेटा जो थीटा होती है वो हमारे लिए एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनती है। दिस इज डायमेंशन लेस, बट डायमेंशन लेस का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिट लेस भी हो जाए। ये जो क्वांटिटी है बेटा इट इज नॉट यूनिट लेस, इट हैज यूनिट, और इस यूनिट को हम कहते हैं बेटा रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट यूनिट लेस नहीं है। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है हर वो क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस हो वो यूनिट लेस भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा तो मुझे यहाँ पर दिल बना देना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर दिल बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो थीटा है बेटा, थीटा कैसे मेजर किया जाता है? तो थीटा बेटा डिग्री में भी रख सकते हैं और थीटा हम रेडियन में भी रख सकते हैं। मतलब इसकी जो यूनिट है वो डिग्री भी हो सकती है और इसकी जो यूनिट है वो रेडियन भी हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, समझ गया। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं।
मजा नहीं आ रहा मुझे इस कलर में। चलिए बहुत बढ़िया। तो थीटा डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है, थीटा रेडियन में भी मेजर किया जा सकता है। तो अगर डिग्री में भी कर सकते हैं, रेडियन में भी कर सकते हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप बेटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज करना भी सीखेंगे। चलो तो यहाँ पर बेटा हम अभी पूरे 11 में बात करेंगे प्लेन एंगल की, सिंपल एंगल की बात करेंगे, 2D एंगल की बात करेंगे। प्लेन एंगल और कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ 2D एंगल, ठीक है, जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है और इसका हमने फॉर्मूला देखिए है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। बात आती है जब हम सॉलिड एंगल, यानी कि हम जब 12th में पहुंचेंगे, 12th में जब हम पहुंचेंगे तब हम सॉलिड एंगल की बात करते रहेंगे बेटा। इंजीनियरिंग में जब आप, इंजीनियरिंग तो नहीं, चलो आप नीट का पेपर दे रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं बेटा, इंजीनियरिंग में उनको एक सब्जेक्ट रहता है हीट एंड मास ट्रांसफर, वहां उनको रेडिएशन पढ़ना होता है और रेडिएशन की कैलकुलेशन के लिए सॉलिड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए 12th में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंचते हैं बेटा, तब हमको सॉलिड एंगल को डील करना पड़ता है। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, मैं बोलूं सॉलिड एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। जैसे अगर हम बात करें, हमने सेंटर से ये कोई एरिया कंसिडर किया है, इसका कुछ एरिया होगा बेटा ए डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस या मैं बोलूं जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये भी बेटा डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस होता है, बट ये यूनिट लेस नहीं होता, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस आर से, याद रखिएगा, यूनिट होती है स्टेरेडियन, रिप्रेजेंट करते हैं एसआर से, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। हम पूरे 11th में इसकी बात नहीं करेंगे, 12th में इसकी बात करेंगे। कैसे करेंगे वो आप जाकर 12th में सीखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं आप जिस भी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम के 4 कोने ऊपर होंगे, उन चारों कोनों को देखिए, रूम के सेंटर पर एक पॉइंट बनाइए, चारों कोनों से लाइन खींचकर लाइए बेटा, वहां कनेक्ट कर दीजिए, सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वही आपका सॉलिड एंगल है, 3D एंगल है, ठीक है। ओके चलो आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब सर ये 3D एंगल हुआ और ये कौन सा एंगल हुआ, 2D एंगल हुआ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि सर अभी से हम तैयारी क्यों स्टार्ट करें, तैयारी तो बहुत टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम नीट के लिए सीरियस है। तो मैं उनके लिए यही शब्द कहना चाहूंगा, भाई अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं नीट के लिए तो सीरियस हूं लेकिन अभी से पढ़ाई क्यों चालू करूं, तो भाई मेरा रिएक्शन यही है, रिएक्शन यही है। थोड़े बहुत बाल बचे हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद मैं भी ऐसे हो जाऊं, भगवान ऐसा ना करे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कन्वर्जन की। तो आपको मैंने कहा था कि आप थीटा को डिग्री में भी रख सकते हैं और रेडियन में भी रख सकते हैं। तो हमारे मन में सवाल आया था कि इनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर एक रेडियन जो होता है वो 180, एक रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 180 डिग्री बाय पाई से, और अगर मुझे डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पता है मुझे यहाँ क्या बना देना चाहिए, दिल बना देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। वापस बोलता हूं, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, और अगर रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाय पाई, और डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180। बहुत आसान है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए बेटा, आइए बेटा हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पाई बाय 4 रेडियन दिया हुआ है, और पाई बाय 4 रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, डिग्री में अगर चेंज करना है तो आप इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 बाय पाई से। तो बेटा पाई से तो ये पाई चला गया, 2 से ये चला गया बेटा, ये हो गया 90, और ये कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। सिंपल, बहुत बढ़िया। 3 पाई बाय 4 रेडियन, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 180 बाय पाई से। तो आप देख सकते हैं पाई से ये पाई कट गया, ये 2 से ये 90 हो गया बेटा। अब क्या करूं मैं, ये 2 इंटू 45 कर देता हूं, 2 इंटू 45 कर दिया, 45 इंटू 3, तो 45 प्लस 45 इज 90, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्री। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 5 पाई बाय 6 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करना है, 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वापस हमारा रिजल्ट पाई से ये पाई कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 30 हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 150 डिग्री।
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 3π/4 रेडियन, 3π/4 रेडियन हो चुका है, तो इसका आंसर आपको पता है बेटा क्या आएगा, 45 डिग्री। क्लियर है। 3π/6 कर देता हूं, लो आपको 3π/6 की प्रैक्टिस करा दी जाती है, तो लो भाई मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 180/π से, पाई से ये पाई कट गया, 6 से ये कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया भैया, 30 या 90 डिग्री, हाँ या ना। क्लियर है, ओके। तो आप इस समय इस तरीके से बेटा रेडियन को किसमें चेंज कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगर आपको डिग्री में दे दिया हो डेटा और बोले किसमें चेंज कर दो, रेडियन में, देखो ऐसा क्वेश्चन आना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं है कि इसको इसमें चेंज करके बताओ, बट जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे ना बेटा, उन न्यूमेरिकल्स में हो सकता है आपको इनकी जरूरत पड़ जाए, आप बीच में फंस के बैठ ना जाओ कि अब मैं इसके आगे क्या करूं, है ना। आप इस अंकल की तरह ना हो जाओ, इस अंकल की तरह ना हो जाओ आप बीच न्यूमेरिकल में कि अब मैं इसके आगे क्या करूं, इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 150 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तो ये कट गया बेटा, ये कट गया। अब आप देखो 150 डिग्री हम यहां निकाले बैठे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 संग 18, तो ये आ गया 5π/6 रेडियन। आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो बेटा सीधे आप क्या लिख दोगे, π/2, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है बेटा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो 2π रेडियन किसके बराबर होगा, 2π रेडियन होगा 360 डिग्री के बराबर। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पहले से पता होगी, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो अगर 90 डिग्री की बात हो तो 90 डिग्री 180 का आधा है, तो मैंने π/2 कर दिया। 45 डिग्री, तो 45 डिग्री π/4 होता है बेटा, यहाँ पर अपन ने π/4 लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, π/180 से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मल्टीप्लाई करिए π/180 से, क्या आ जाएगा बेटा, ये 60 से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, π/3, ये आ गया π/3। अब आया 30 डिग्री, 30 डिग्री को कैसे करें चेंज, तो लो मल्टीप्लाई करो π/180 से, ये कट गया इससे, ये आ गया कितना, π/6। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आपको आज इस लेक्चर को देखकर कुछ नई चीज पता चल गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत बेसिक सी चीज है, और देखिए बेसिक सी चीज ही आपको बहुत परेशान करती है। जैसे बचपन में बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि बी क्या होता है, डी क्या होता है, और वो डाउट आज तक बना हुआ रहता है। वो बार बार सोचते हैं कि बी है कि डी है, डी है कि बी है। जैसे कुछ बच्चों के अंदर डाउट होता है कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, तो वो पहले अपना हाथ देखते हैं कि ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट होगा, ये होगा राइट, तो खास कर, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा मैं लड़कियों के लिए गलत, लेकिन मेरी जो खुद की वाइफ है उसको अगर मैं बोलूं लेफ्ट टर्न लेना है तो वो राइट ले लेती है, और अगर वो रुक के सोचती तो पहले सोचती है वो राइट, राइट, अच्छा राइट लेना, राइट लेना, है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन जो सबसे बेसिक चीज होते हैं ना बेटा, उसी की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे समझ नहीं आता था किसको परपेंडिकुलर बोले, किसको बेस बोले। तो देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए बेटा डिफाइन होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, ये डिपेंड करता है आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने व्हाइट कलर का थीटा लिया हुआ है, आप देखिए ये व्हाइट कलर का थीटा लिया हुआ है, तो ये जिससे अपना एंगल बना रहा है वो बेस बनेगा, एंगल के ऑपोजिट साइड वाली लाइन परपेंडिकुलर बनेगी, और बचा हुआ ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। तो ये मैंने व्हाइट कलर से बता दिया है आपको। अगर लेकिन मैं पिंक कलर का ये अल्फा लेता हूं भाई, पिंक कलर का अल्फा लेता हूं, ये पिंक कलर का अल्फा लेता हूं, तो इसके ये एंगल जिससे बन रहा है वो क्या बनेगा, आपका बेस, और इस एंगल के सामने जो है बेटा वो आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आप एंगल क्या कंसिडर कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है सारा खेल, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मेरे ख्याल से इसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सी चीज है। चलो भाई, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बचपन में जैसे मैं आपको बोलता हूं ए फॉर, अभी कमेंट करके बताइए व्हाट इज ए फॉर, अभी जो दिमाग में आएगा वही कमेंट करिएगा, सोच के मत करिएगा। ए फॉर आपके दिमाग में आया होगा एप्पल, हमको ये इतना याद दिला दिया गया है, इतना बसा दिया गया है हमारे दिमाग में कि कोई भी हमसे नींद में उठा के पूछे टॉप ए फॉर क्या होता है, आप बोलोगे एप्पल। समझ रहे हो, एक बार मेरे यहाँ डिलीवरी वाला आया था, जोमेटो से डिलीवरी कर रहा था उसने बोला कि भाई
आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं, तो मैं एन ब्लॉक में रहता था, एन एन। अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा एन फॉर एन फॉर एन फॉर, क्योंकि हम वहां तक इतनी चीजें याद ही रखते। हमें याद है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वैसे ही बेटा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये हमें याद करा दिया गया है। अब कोई नींद से उठाकर भी पूछेगा तो हमें ये बात पता होती है, ठीक है बेटा। क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा करके याद दिलाते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके आपको याद दिलाया जाता है। अच्छा, अगर मैं साइन थीटा को स्पाइडरमैन मान लूं, समझने के लिए बता रहा हूं, साइन थीटा को अगर मैं स्पाइडरमैन मान लूं, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1 साइन थीटा, वो क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर मैं कॉस थीटा को क्या मानूं, स्पाइडरमैन मानूं, तो 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अगर मैं टेन थीटा को स्पाइडर मानूं, तो 1/tan थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। तो बेसिकली आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होने चाहिए, 3 आप अपने आप बना लेते हैं। देखिए कुछ फंक्शन होते हैं और कुछ उसके को फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनको ऐड करने से सम क्या है, 90 डिग्री है ना। ऐसे एंगल्स जिनको सम करने से क्या है बेटा, 90 डिग्री आया। जैसे θ1 प्लस θ2 किया मैंने और आंसर क्या आया, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। या प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखते हैं बेटा, शायद याद होगा बहुत सारे बच्चों को। जिन बच्चों को याद है वो कमेंट करके बताएं कहां बात होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, आगे बात करते हैं। मैं मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कलर बढ़िया सा मिल जाता ना मुझे, एकदम शानदार चमकता धमकता, हा, तो मैं मजा, हाँ चलो बढ़िया। तो अगर आप इन फंक्शंस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पुट करते हैं तो ये फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं साइन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रखूंगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है बेटा, साइन में। वैसे ही बेटा कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। ये कैसे चेंज होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। बस ये याद कर लो, अभी इतना समझ लो कि साइन का को फंक्शन बनेगा कॉस थीटा, टैन का को फंक्शन बनेगा कॉट थीटा, और कोसेक का को फंक्शन बनेगा सेक थीटा, ठीक है। ये कब बनेंगे, जब हम इन पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पुट करने वाले हैं। वो कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, मुझ पर छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज्यादा बर्डन मैं आप पर फील कराने वाला नहीं हूं कि नहीं नहीं ये भी पढ़ लो, मैं बेसिक मैथ्स बहुत ही बेसिक से, अरे इतनी जरूरत नहीं है। जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, नहीं बनेगा क्लास में मैं बताऊंगा, याद दिलाऊंगा, धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मेरी आंखों में सच्चाई देखो, सत्यम नाम है मेरा, झूठ नहीं बोलूंगा। आइए, तो बेटा ये टेबल आप सबको याद होगी, नहीं याद है तो याद कर लीजिए बेटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। आपको सिर्फ अगर साइन और कॉस की टेबल याद है तो आप टैन की बना लेते हो। साइन कॉस टैन की अगर बन गई तो कोसेक, सेक और कॉट की भी आप आराम से बना ले जाते हो, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है 90 डिग्री से ऊपर की वैल्यू। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं कि साइन 91 होता है कि कॉस 91 होता है। तो बेटा प्लीज ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए। साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, कॉस 90 जीरो होता है, और टेन 90 क्या होता है, टेन 90 तो भैया नॉट डिफाइंड है। जब वो डिफाइंड ही नहीं है तो मुझसे पूछो ही मत, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, टेन 90 ध्यान रखिएगा नॉट डिफाइंड है, बट कॉट 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। खैर उसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स में पढ़ने वाली नहीं है। आइए भाई, कुछ चीजें जो आपको पता भी होंगी और कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होंगी। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूं, ये क्या है, हाँ ये मेरे काम की चीज है भाई। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इन सारी आइडेंटिटीज को क्या करिए भाई, याद करिए, अपने दिमाग में एकदम या अपने खून में, अपने नसों में बसा लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपके फिजिक्स में यूज होने वाली है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपकी यूजफुल आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां भी हम इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को देखेंगे या हम नहीं भी देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन जाए न्यूमेरिकल में। अगर बन जाती है, कुछ भी कॉमन लेके, डिवाइड करके, इधर उधर कुछ भी उठा पटक करके, अगर ये आइडेंटिटी बन जाती है तो सट से हम उसको क्या लिखते हैं बेटा, 1 लिखते हैं। जैसे जब आप वेक्टर पढ़ रहे होंगे तो वेक्टर में आपको रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला निकलवाया जाएगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का।
रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में आप ना इस आइडेंटिटी को तुरंत ढूंढ लेते हैं और ढूंढते साथ ही इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं बेटा, 1 कर देते हैं और वहां से आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिलता है। तो मेरी बात याद रखिएगा, जब आप वेक्टर्स में रिजल्टेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा, ये इतनी ज्यादा तो आपको फिजिक्स में लगती हुई नहीं दिखाई देगी, बट हाँ ये सच है कि आपको ये याद तो होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो पहली आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही बेटा दूसरी आइडेंटिटी भी है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। जब आप 12th में पहुंचेंगे, 12th में जब आप कुछ चीजों को डिराइव करने के लिए कुछ इंटीग्रेशन की मदद ले रहे होंगे, तब आप 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा का यूज कर रहे होंगे 12th में जाकर। 11 में आपको हो सकता है इतनी जरूरत इस आइडेंटिटी की ना पड़े, हो सकता है, हाँ, लेकिन मैथ्स में आपको पड़ेगी। जब आप मैथ्स, तो खैर आप नीट वाले हो, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, मुझे जेई के बच्चों को भी पढ़ाने की आदत है, मैं भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी, धीरे धीरे मैं इस चीज को ठीक कर लूंगा। आइए बेटा तीसरा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप याद कर लीजिए, लेकिन बेटा ये आपको इतनी कोई खास काम की नहीं रहेगी, है ना। ओके 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 विनोद, इसको देखो विनोद, ये बहुत काम की आइडेंटिटी है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। इसको अभी इसी वक्त अपने खून में घुसा लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला भी बनता है। अगर यहां पर देखिए बेटा 2 थीटा है, तो यहां पर सिंगल थीटा है और सिंगल थीटा है ना। हमको फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि 2 थीटा की जगह यहां पर हाफ एंगल हो जाएगा, 2 थीटा की जगह यहां पर हाफ एंगल हो जाएगा बेटा थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम बदला ले लेंगे, हम थीटा की जगह भी यहां क्या कर देंगे, θ/2, यहां थीटा की जगह क्या कर देंगे, θ/2। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ज्यादा हमारे पास है भी नहीं। ओके चलो, 2 थीटा की जगह थीटा अगर हुआ तो इस फॉर्मूले में थीटा की जगह θ/2 हो जाएगा, थीटा की जगह θ/2 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला नेक्स्ट में आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम द वेक्टर ये आपको लगने लग जाएगा। जब आप वेक्टर्स पढ़ रहे होंगे, ये फॉर्मूला तभी आपको बताया जाएगा। अगर आप आज इसे याद कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि वहां पर जब आपको मैं ये सॉल्व कराऊंगा तो आप तुरंत उछलकर बोल देंगे कि सर यहां पर तो ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। वापस बोलता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एक बार और बोलता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां पर भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है। अगर 2 थीटा की वैल्यू थीटा हो गई बेटा, तो जहां जहां थीटा था मैं वहां वहां क्या कर दूंगा, θ/2 पुट कर दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप निकालेंगे वेक्टर्स में, वो इनकी मदद से ही निकलेगा, नहीं तो वो निकलेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये बेसिक मैथ्स है, उतनी ही मैथ्स है जितनी हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, जिसके भरोसे पर हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्या कर लेंगे, निपटा देंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए जेई क्या करता है, आपको बार बार ना ये दो टाइप के एंगल्स में फंसाता है, 37 डिग्री और जेई बोल रहा हूं, आई एम सॉरी सॉरी, क्या करें, आदत से मजबूर, क्या करूं कोलेरीज, मैं हूं आदत से मजबूर। हाँ कोई मतलब नहीं, हम इस चीज को ये कह रहे हैं कि चाहे ये जेई में आता हो चाहे नीट में आता हो बेटा, लेकिन ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम में भी वो बार बार आपको क्या करेगा, दो एंगल्स में फंसाएगा, 37 डिग्री और 53 डिग्री, जिसकी वैल्यूज हमें बेटा टेबल से तो याद बिल्कुल भी नहीं रहती। देखो आपको टेबल में ये वैल्यूज गिवन नहीं है ना, तो हम घबरा जाते हैं जब हम नया नया पढ़ना चालू करते हैं। तो बेटा अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा है, हमको पता है कि भाई ये चीज हमको परेशान करेगी, क्यों ना हम इसको पहले ही समझ लें। तो याद रखिएगा, अगर आपको 37 डिग्री का एंगल देता है तो आप ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा 4 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। 37 डिग्री अगर ये है तो ये पक्की बात है परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। और अगर 37 की जगह 53 डिग्री का एंगल है तो बड़ी वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी 4, बेस हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। क्लियर क्या? हाँ, छोटा एंगल तो सामने छोटी वाली वैल्यू, बड़ा एंगल तो सामने बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा बेटा कुछ ना वैल्यूज है, अगर आप याद कर लोगे
तो आपको ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और वो कुछ वैल्यूज हैं ये, इसे कहते हैं बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो हाइपोटेनियस निकालने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। अगर आपको निकाल तो सकते हैं, सब निकाल सकते हैं भाई, सब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो क्या दिक्कत है ना। वो बच्चे नहीं, अरे यार मैं तो याद नहीं करता, मैं तो सब निकालता हूँ। अरे तो टाइम कैसे बचाओगे भाई, टाइम बचाना जरूरी है ना। हाँ, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है कि अगर आप ये याद कर लेते हो तो वाह, एक नंबर बात हो जाएगी। चलो, तो देखिए बेटा, अगर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है, यानी कि अगर आपका परपेंडिकुलर या बेस 6 है या परपेंडिकुलर बेस आपका 8 है, तो हाइपोटेनियस कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। अगर आपका परपेंडिकुलर या बेस 12 या 5 है तो आपका हाइपोटेनियस 13 होने वाला है। अगर आपका परपेंडिकुलर या बेस 7 या 24 है तो आपका हाइपोटेनियस 25 होने वाला है। आपको याद करना है, बार बार कह रहा हूं, पढ़ लिया कोई बात नहीं, याद करना है, बार बार डिराइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, 17 के स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर आपका कोई परपेंडिकुलर बेस 8 या 28 या 15 है तो आपका हाइपोटेनियस 17 होने वाला है। नेक्स्ट, अगर आपका बेस या हाइपोटेनियस 9 और 12 है, अगर आपका बेस या हाइपोटेनियस 9 या 12 है तो सॉरी, बेस या परपेंडिकुलर, बेस या परपेंडिकुलर अगर आपका 9 और 12 है तो आपका हाइपोटेनियस क्या होने वाला है, 15 होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपका बेस या परपेंडिकुलर 9 या 12 है तो आपका जो हाइपोटेनियस है वो क्या होने वाला है, 15 होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या लिखा है सर आपने, ये क्या लिखा है, अब भी बात करते हैं, अब भी डिक करके देता हूं, अब भी डिक करके देता हूं। अरे भाई ये एक बार एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। बेटा ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि ये गलती नहीं गुनाह है, गलती नहीं गुनाह है, ये गलती नहीं, ये गलती नहीं गुनाह है। गलती नहीं क्या है बेटा, गुनाह है। ये तो आप भूल के भी कभी मत करिएगा। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो और कुछ नहीं होता, वो साइन थीटा का स्क्वायर होता है। साइन थीटा का स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते भाई, हाँ हाँ हाँ, नो 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 नो। बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ये बहुत अच्छा डाउट है, मैं इसको खराब डाउट नहीं कहूंगा, ये बहुत अच्छा डाउट है। जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं, जब वो वेक्टर पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर आपने अगर एफ वेक्टर ऐसे लिखा है तो फोर्स इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो आपको एफ वेक्टर ऐसे लिखना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो क्या मुझे एफ वेक्टर ऐसे लिखना चाहिए, तो वो सोचते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप वेक्टर में इस चीज को पढ़ेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बच्चे हैं बेचारे, प्यारे से दिमाग वाले हैं, बहुत अच्छा डाउट वो पूछते हैं। और कई कई डाउट ऐसे होते हैं इसमें हमको भी सोचने की जरूरत पड़ती है ना। उनमें से एक डाउट ये था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की हम बात करते हैं। देखिए एंगल की हमने बात कर ली, एंगल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने बात कर ली, वो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकलते हैं क्या होते हैं, उनकी फॉर्मूला क्या है, उनकी हमने बात कर ली। उनका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है उनके बारे में हमने बात कर ली। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की हमने बात कर ली बेटा। अब हम बात करेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की। ये क्या होता है सर, देखिए जब एंगल बहुत छोटा होने लगता है, जब एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बहुत छोटा होने लग जाएगा। मान लीजिए थीटा बहुत स्मॉल होता गया, तो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा बेटा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर बहुत छोटे एंगल के साथ, मैं यहां पर देखिए, मैं बहुत छोटे एंगल के साथ ये एक बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये थीटा दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा है, थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है। आप देख सकते हैं ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या बनेगा, बेस, और ये आपका क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। तो मैं ये कह रहा हूं कि लगभग लगभग जब आप थीटा की वैल्यू बहुत छोटी कर देते हैं तो लगभग लगभग क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस बराबर होने लग जाते हैं, है ना। यही चीज मैंने लिखी है कि अगर थीटा बहुत छोटा होने लग जाता है तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग बराबर हो जाते हैं। और साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे लिए क्या था, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे लिए होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ये और ये लगभग लगभग बराबर होने लग जाते हैं जब थीटा की वैल्यू छोटी होती है। इसलिए जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम ऑलमोस्ट इसके बराबर ले लेते हैं बेटा, टेन थीटा के बराबर ले लेते हैं। जब आप
फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, जब आप HC वर्मा सॉल्व करेंगे तो आपको ये अजम्पशंस देखने को मिलेंगे बेटा, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा को कंसीडर करें और बोले कि थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल, देखिए सर ये थीटा इज इक्वल टू स्मॉल का मतलब क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए अगर यहाँ से कोई पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक, ये कोई पेंडुलम लटका हुआ है, इस पर ये मास है, इस मास को मैंने क्या किया बेटा, धक्का दे दिया, ठीक है ना। अगर मैंने कह दिया कि ये जो थीटा यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, ये थीटा क्या है बेटा, स्मॉल है, ये थीटा क्या है, स्मॉल है। तो अगर ये पेंडुलम ऐसे 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 घूम रहा है तो हम कहते कि वो इस कर्वेचर को फॉलो कर रहा होगा, इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि थीटा की वैल्यू स्मॉल हो गई है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पाथ है ये कर्व्ड नहीं है, ये पाथ ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऐसा ऐसा। तो ये आगे पीछे ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमने की जगह हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो ऐसे 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 चल रहा है। आई बात समझ में? तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का बहुत आपको काम आएगा, एसएचएम में आपको काम आने वाला है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको काम आने वाला है, बहुत जगह आपको काम आने वाला है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां पर हमको क्या करना है अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात हो। तो अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा क्या है भाई, स्मॉल है, तो हम ये कहते हैं कि साइन थीटा को आप ऑलमोस्ट थीटा के बराबर लिखते हो, जिसमें आपको थीटा क्या रखना पड़ेगा, रेडियन में रखना पड़ेगा। सर ये स्मॉल की क्या कैटेगरी है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री अगर आ रही है, ठीक है, थीटा की वैल्यू लेस देन अगर 5 डिग्री आ रही है, ये 5 से 10 डिग्री का रेंज होता है वैसे तो, लेकिन हाँ 5 से 10 डिग्री से कम आ रही है तो हम बोलेंगे थीटा क्या है भाई, स्मॉल है। तो अगर आपसे कहा कि साइन 3 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 3 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो मैं क्या कहूंगा, साइन 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू, उसको रेडियन में चेंज करना है तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 से, ये कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, पाई बाय 60, पाई बाय 60 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ठीक है, ओके क्लियर। वैसे ही बेटा अगर आप देखो कॉस थीटा, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर थीटा स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल है, मैं यहां वापस लिख देता हूं, अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 1 के। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला आपने, तो देखो अगर मैं आपको इस टेबल में ले चलूं तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है, 0 से 1 की तरफ चला गया। जैसे जैसे एंगल छोटा होता जा रहा है तो साइन कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो आप देखिए कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, थीटा बढ़ने से कॉस की वैल्यू कम हो रही है, थीटा बढ़ने से कॉस की वैल्यू कम हो रही है। लो, थीटा अगर बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू छोटी हो रही है, इसलिए हमने यहां स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में माना है कि अगर थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो कॉस थीटा अपनी बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करेगा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बना जाएगी। क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ या ना, ओके चलो। तो इसका मतलब जब एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा ऑलमोस्ट टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू को आप थीटा कंसिडर कर सकते हो और कॉस थीटा 1 की तरफ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हैं बेटा ये आपको आ सकती हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कभी कभी आपको किसी किसी रिलेशन को मैक्सिमाइज करने को बोल देगा, किसी रिलेशन को मिनिमाइज करने को बोल देगा। तो जब भी आपको किसी रिलेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को बोलो तो आपको ये थोड़ी सी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। देखिए थोड़ी सी ही पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं पता होनी चाहिए, तो मैं थोड़ी ही चीज आपको बताने आया हूं बेटा। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा, तो आप जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +1, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ओके। वैसे ही बेटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं, अगर आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा, तो मुझे एक बात बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा, साइन थीटा हो साइन 2 थीटा हो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 +1 +1 इंटू 3 3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3।
साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -3, सॉरी -1, -1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, वापस बोलता हूं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, +1, +1 इंटू 3 आ जाएगा +3। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -3। देखिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अगर इस तरीके का कोई रिलेशन आपको दिखता है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो याद रखिएगा बेटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। अरे हाँ है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, a² प्लस b² का माइनस, है ना। अरे भाई, रूट के अंदर कोई वैल्यू, रूट से बाहर कोई वैल्यू निकलती है तो वैसे भी प्लस माइनस में निकलती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, है ना, आप तो बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसी के आगे प्लस माइनस लगा दो भाई। वैसे रूट से बाहर अगर कोई वैल्यू निकलेगी तो वो प्लस माइनस के साथ ही निकलने वाली है। तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अगर आपको दिया हुआ है तो इसके लिए आप मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, बताओ। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे सर √4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, +5 के बराबर। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू इसी का माइनस, तो ये आ जाएगा -5। समझ गया क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 25 का रूट लगेगा तो +-5 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, फट से लगा देते हैं √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अरे ध्यान से पढ़ो, 4 साइन थीटा 3 साइन थीटा दिया हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सर y इज इक्वल टू 7 साइन थीटा के। ठीक है, 7 साइन थीटा के, 7 साइन थीटा के अगर ये बराबर हो गया बेटा, तो आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, 1 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 7। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। इतना जानना आपके लिए काफी है। हमारे पास इतना भी हमको इसमें जागरूक नहीं बनना है कि हम इसमें लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, अगर न्यूमेरिकल में आएगा, बैठे हैं, बताएंगे, ठीक है ना। जब तक नहीं आ रहा है तब तक जितना जरूरी है उतना ही आपको सीखना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं चलना है, क्योंकि शाना कौवा हमेशा कहां बैठता है बेटा, करंट वाली तार पे बैठता है। ठीक है ना, इसलिए शाना कौवा नहीं बनेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तैयार है क्या भाई, तैयार है ना, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है, तो हम ना बेसिक चलेंगे एकदम, दिमाग में आंखों में एकदम नागिन की तरह फोटो छप जानी चाहिए मैं जो जो समझा रहा हूं, इससे आपको कभी भी कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं बेटा। देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, 0 डिग्री जिसको बोलेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री ऐड करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, 90 से 90 ऐड करेंगे 180, यहाँ पहुंचेंगे, 180 से 90 पहुंचेंगे, यहाँ आ जाएंगे, और बेटा यहाँ से वापस 90 ऐड करेंगे तो 360 पर आ जाएंगे। इसलिए जहां पर मैंने 0 बोला है वहीं पर मैंने 360 बोला है। जहां पर 90 है वहां कोई दूसरा एंगल भी आ सकता है अगर मैं 360 से 90 ऐड करूं तो। ठीक है बेटा, इसलिए कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेंट में जाना होगा तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी विल यूज एक्यूट एंगल टू रीच दी क्वाड्रेंट। जिस भी क्वाड्रेंट में मुझे जाना होगा वहां पहुंचने के लिए मैं हमेशा एक एक्यूट एंगल थीटा का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस पॉइंट पर पहुंचना है, या मैं बोलूं इस लाइन तक पहुंचना है, तो इस लाइन तक पहुंचने के लिए मैंने, देखिए बेटा, यहां से मैं थोड़ा सा झांकी ले लेता हूं बेटा, एक यहां से मैंने देखिए क्या किया है, इस वाली एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस से देखिए बेटा क्या किया है, एंगल लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल कैसा है, एक्यूट। तो मैं पहुंच गया हूं इस लाइन तक, जो कि कौन सी क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट की इस लाइन तक पहुंचना है तो मैंने रेफरेंस एक्सिस से देखिए बेटा इस तरीके से एंगल लिया है कि ये टोटल एंगल क्या बना है, 90 प्लस थीटा, जिसमें ये थीटा है और ये 90 डिग्री है बेटा, जिसमें थीटा हमेशा क्या है, एक एक्यूट एंगल है ना। ओके, अब मुझे इस पॉइंट यानी कि इस लाइन तक पहुंचना है बेटा, तो आप देख सकते हैं मैंने रेफरेंस एक्सिस से ये पूरा एंगल लिया हुआ है। इस एंगल को मैंने एक्यूट एंगल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया है, 180 प्लस थीटा, है ना। यहां से यहां तक मैं पहुंचा हूं तो 180 डिग्री हुआ है, प्लस एक्यूट एंगल मैंने लिया है थीटा। ठीक है, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि इस लाइन तक पहुंचने के लिए मैंने किया है, यहां से मैंने लिया है बेटा एंगल, ये टोटल एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक हो जाएगा 270, 270 प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्यूट एंगल थीटा। क्लियर है क्या, सारे के सारे एंगल मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं, इसलिए सारे एंगल्स मैं पॉजिटिव कंसीडर
कर रहा हूं। तो क्या सर, अगर मुझे इस वाली लाइन तक पहुंचना है तो क्या मैं इसको दिस माइनस दिस नहीं कह सकता? कह सकते हो। तब आपका एंगल क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज। अभी हम क्या चल रहे हैं? इस रेफरेंस एक्सिस से चल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो मैंने सारे एंगल इस तरीके से लिए हुए। क्लियर है क्या? ओके, आइए काम की बात जो आपको पता होनी चाहिए। पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं? देखिए, मैं यहां लिखने जा रहा हूं आओ। क्या लिखने जा रहा हूं? आओ। ठीक है, यहां मैं लिखने जा रहा हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में संतोष। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लिखने जा रहा हूं तिवारी। आओ संतोष तिवारी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने जा रहा हूं बेटा मैं कोचिंग। अरे सर, इससे क्या मतलब है आपका? देखिए, याद रखने के लिए कुछ हरकतें हैं जो हमें करनी पड़ रही है, और वो ये है आओ संतोष तिवारी कोचिंग। इससे क्या करना है हमको? आओ का ए हमें याद दिलाएगा कि यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सब पॉजिटिव हैं। आओ का ए मुझे याद दिलाएगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सारे के सारे क्या है बेटा? पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव रहेंगे यहां पर। अगर मैं बात करूं संतोष का एस, तो संतोष का एस मुझे याद दिलाएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या रहेंगे बेटा? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी इसको छोड़कर बाकी सारे फंक्शन रहने वाले हैं नेगेटिव। तिवारी का टी मुझे याद दिलाएगा कि यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन थीटा के साथ साथ कॉट थीटा क्या रहने वाले हैं? पॉजिटिव रहने वाले हैं। इसको छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। और कोचिंग का सी मुझे याद दिलाएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और साथ ही साथ क्या बेटा? सेक थीटा पॉजिटिव रहने वाले हैं। इसको छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहली चीज, हम किसी भी क्वाड्रेंट में अगर पहुंचना चाहेंगे तो मदद लेंगे हमेशा एक एक्यूट एंगल की। और दूसरी बात, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास कुछ बैचेस हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 11th के लिए उद्गम है, 12th के लिए तेजस है, और पराक्रम है बेटा हमारे रिपीटर के लिए यानी कि ड्रॉपर्स के लिए। सारे बैचेस में हमने स्ट्रेंथ जो तय की है वो 100 बच्चों की है। ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। ये इसलिए बेटा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर बच्चे को पर्सनली जाने, उन्हें ये फील कराए कि वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम उनका नाम लेकर उनसे बात करें। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे हमारी एक पर्सनल बॉन्डिंग बिल्डअप नहीं होगी और वो मजा भी नहीं आएगा जो एक ऑफलाइन कोचिंग में आता है। ठीक है, इसलिए बेटा 100 और 100 बच्चों की बात हमने करी है। ये जो बैच है बेटा 29 में से स्टार्ट होने वाला है। लाइव लेक्चर्स आपको ऑरस डिजिटल ऐप पर मिलेंगे। डीपीपी मटेरियल मेंटरशिप टेस्ट, इसका तो आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। फ्री क्रैश कोर्स आपको जैसे ही एग्जाम आने लग जाएंगे आपको मिलने लग जाएंगे बेटा। और हम यहाँ पर एक एआई डाउट सॉल्वर भी लेकर आ रहे हैं जो प्रोग्रेस में है, और शायद जब तक आप बैच चालू करें तब तक आपको ये फ्री एआई डाउट सॉल्वर हो सकता है मिल भी जाए। ठीक है ना? अरे जब हम बैठे हैं तो डाउट सॉल्वर की क्या जरूरत यार, हम सब यही है, लगे रहेंगे आपके साथ ही रहेंगे, टेंशन नको। आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, तो जितना हमने सीखा अब उसको अप्लाई करने का टाइम है। मैंने आपको कुछ बताया था इसके बारे में भाई, कहाँ गए? फंक्शंस एंड को फंक्शंस के बारे में, कि अगर एक फंक्शन है साइन थीटा तो उसका को फंक्शन होगा कॉस थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा और कोसेक थीटा का सेक थीटा, है ना? जब मैं एक फंक्शन को उसके को फंक्शन में चेंज करूंगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस को फंक्शन में चेंज, किस फंक्शन में चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कुछ इस तरीके की डिटेल्स है, ये नोट पॉइंट है, इसी पर बेस्ड आगे वाली स्लाइड होने वाली है बेटा। जैसे कि मैंने अगर आपको कहा साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब है 90 प्लस थीटा करके मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूं? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कौन पहुंचा है? साइन पहुंचा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पहुंचा है? साइन पहुंचा है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि साइन अपने को फंक्शन में चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा बेटा का को फंक्शन कॉस में, और उसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा, है ना? कैसे होता है क्या होता है याद दिलाऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन अपने को फंक्शन में चेंज हो रहा है कॉस थीटा में। अगर मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमेशा थीटा एक एक्यूट एंगल लेकर मैं आ रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा है तो बेटा साइन अपने को फंक्शन में चेंज होकर क्या बनाएगा? कॉस थीटा बनाने वाला है।
सिमिलरली बेटा अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो उसके दूसरे और तरीके बैठे हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूं तो 180 माइनस थीटा कर भी कहां पहुंच सकता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकता हूं, है ना। ओके, अब इसके साथ क्या होने वाला है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बस याद रखिएगा कि अब फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा अगर चेंज होगा तो थीटा के साथ चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो थीटा के साथ चेंज होने वाला है। कैसे होगा आइए समझते हैं बेटा। देखो बहुत ही बेसिक मैंने आपको यहाँ पर एक सर्कल दिखाया है बेटा। ये सर्कल आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर कर देगा। देखो एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे। देखो अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंचना चाहता हूं, इस पॉइंट पर पहुंचना चाहता हूं तो यहां से पहुंचने के मेरे पास दो रास्ते हैं। कैसे दो रास्ते हैं, या तो मैं यहां से पहुंच सकता हूं और मैं क्या लिख सकता हूं, इसको यहां पहुंचने के लिए लिख सकता हूं 0 प्लस थीटा। लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस पॉइंट पे पहुंचने का एक और रास्ता है कि मैं यहां से पहुंचूं, यहां से पहुंचूं मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट ए पर पहुंचने के मेरे पास दो रास्ते हैं, 0 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। सिमिलरली बेटा अगर मुझे इस पॉइंट बी पर पहुंचना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। क्या मैं यहां से पहुंच सकता हूं और क्या लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा, या मैं यहां से पहुंच सकता हूं और क्या लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा। आया ना, बिल्कुल सही। सिमिलरली बेटा ये पॉइंट सी है, मुझे यहाँ पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के भी दो रास्ते हैं, वो रास्ते क्या है, मैं यहाँ से पहुंच सकता हूँ और लिख सकता हूँ क्या 180 प्लस थीटा यहाँ पहुंचने के लिए। आया ना, और या फिर यहाँ पहुंचने के लिए मैं लिख सकता हूँ 270 से माइनस समथिंग थीटा। क्लियर है क्या, अरे भाई ये सब थीटा है, ये क्या है भैया थीटा, ये क्या है भैया थीटा, ये क्या है थीटा, ये क्या है थीटा, ये क्या है थीटा, और ये क्या है थीटा। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर मुझे इस डी पॉइंट पर पहुंचना है तो यहां भी पहुंचने के दो रास्ते हैं। यहां से मैं आ सकता हूं इधर की तरफ, इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा 360 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, 360 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, या फिर मैं बोलूं 0 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। 0 माइनस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, सिंपल। अरे हाँ ना, ओके चलो। वैसे ही डी पॉइंट पे पहुंचने का एक और रास्ता है, डी पॉइंट पे पहुंचने का यहां से भी रास्ता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 270 प्लस थीटा। तो ये भी क्या है हमारे लिए थीटा, और ये भी क्या है हमारे लिए थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो कहाँ कैसे पहुंचना है इसके हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रास्ते हैं। दो रास्ते हैं, यहाँ पहुंचने के दो, यहाँ पहुंचने के दो, यहाँ पहुंचने के दो, यहाँ पहुंचने के दो। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रॉस करके, अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रॉस करके, तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा 0 प्लस थीटा करना पड़ेगा। या मैं अगर इस पॉइंट पर पहुंचता हूं तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, मुझे 0 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी आप इस एक्सिस को क्रॉस करेंगे, जब भी आप इस एक्सिस को क्रॉस करेंगे, फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज टू इट्स को फंक्शन, फंक्शन विल नॉट चेंज टू इट्स को फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंच सकता हूं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करके, और इस पॉइंट पर अगर मुझे पहुंचना है तो मैं पहुंच सकता हूं 180 प्लस थीटा करके। यानी कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करूंगा, चाहे ऐसे क्रॉस करूं, चाहे ऐसे क्रॉस करूं, चाहे 180 प्लस थीटा करके क्रॉस करूं, चाहे 180 माइनस थीटा करके क्रॉस करूं, बेटा अगर आप इस एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं तो फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा। इस बात को प्लीज दिमाग में रखिएगा। मैं यहां पर दिल बना रहा हूं, फंक्शन विल नॉट चेंज, यहां दिल बना रहा हूं, फंक्शन विल नॉट चेंज। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखिए अगर आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करके, यानी कि 90 माइनस थीटा करके या 90 प्लस थीटा करके, 90 माइनस थीटा करके पहुंचते हैं या 90 प्लस थीटा करके पहुंचते हैं, बेटा प्लीज ये बात याद रखिएगा। मैं एरो इसी को दिखाते हुए बना देता हूं, ऐसे या फिर ऐसे। अगर आप इस पॉइंट पर 90 माइनस थीटा करके पहुंचते हैं, इस पॉइंट पर 90 प्लस थीटा करके पहुंचते हैं, तो आप वर्टिकल एक्सिस क्रॉस कर रहे होंगे। और जब आप वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करेंगे बेटा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, फंक्शन विल नॉट, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन, यार ये कलर नहीं यूज करूंगा, ये दूसरा कलर यूज करूंगा, रेड कलर। फंक्शन विल चेंज,
फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन, मुझे लिखना पूरा था बट जगह की थोड़ी सी पाबंदी है, याद रखिएगा, फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर मुझे पहुंचना है और इस पॉइंट पर मैं वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करके पहुंचता हूं, कैसे, 270 प्लस थीटा करके या 270 माइनस थीटा करके, तो मैं वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं। अगर आप वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करेंगे बेटा तो फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन, फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर आप क्रॉस करते हैं तो फंक्शन विल नॉट चेंज टू इट्स को फंक्शन, बट अगर आप वर्टिकल एक्सिस क्रॉस करके पहुंच रहे हैं तो फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको बेटा यहां मैंने हार्ट लगा के दिया, 1 2 3 4, ये 4 हार्ट हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अगर आपने इसकी फोटो अपने दिमाग में बैठा ली, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसकी फोटो अपनी आंखों में बैठा लीजिए, खच खच करके ऐसे 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 करके खींचिए और अपने दिमाग में बसा लीजिए, ताकि जब हम आगे चल के क्वेश्चन करें तो आपको बार बार डायग्राम देखने की जरूरत ना पड़े, मैं फिर भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। आइए, तो मैंने आपको ये सिखाया कि अगर हम 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो देखो बेटा 90 प्लस थीटा मतलब मैं वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं, वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं, तो वर्टिकल एक्स देखिएगा, अब ये प्लस माइनस का खेल मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं, ये देखिए, तो फंक्शन इज चेंजिंग टू इट्स को फंक्शन। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं तो फंक्शन इज चेंजिंग टू इट्स को फंक्शन। आई बात समझ में, हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। साइन थीटा 90 प्लस थीटा होके सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, साइन 90 माइनस थीटा होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। दोनों जगह साइन की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, प्लस साइन लगा दिया है। रिपीट करता हूं, 90 प्लस थीटा करने से साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आकर साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। 90 प्लस थीटा करके हम पहुंचे हैं तो हमने वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस किया है, वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करने से क्या हुआ है, फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो गया है। वैसे ही 90 माइनस थीटा करने से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। आप ये समझिए कौन आ रहा है क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा करने से साइन पहुंच रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर पॉजिटिव कर दिया। क्योंकि आप 90 माइनस थीटा करके पहुंचे हैं बेटा, इसलिए फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होगा, इसलिए मैंने आपको ये बात यहाँ पर बताई थी। क्लियर है, आगे बढ़े, आओ बेटा। तो अब हमारी प्रैक्टिस पे हम चलते हैं और जल्दी से देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन को। देखो, साइन साइन माइनस थीटा है, अगर साइन माइनस थीटा है तो बेटा क्या मैं इसको फटाक से आपको क्या करता हूं, एक दो एग्जाम्पल करके बता देता हूं, फिर आपके लिए बेटा ये क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, आपको खुद अपने दिमाग से इसको सॉल्व करना होगा। आइए देखिए, अगर साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है सर, साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। 0 माइनस थीटा मतलब आप कहां पहुंच गए, मैं ये वाली जरा स्लाइड खींच के नीचे ले आता हूं, है ना। चलो, साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सर साइन तो नेगेटिव होता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। 0 माइनस थीटा करने से साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा है, और क्योंकि क्योंकि आप 0 माइनस थीटा करके पहुंचे हो तो फंक्शन विल नॉट चेंज, अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा बेटा तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा साइन माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब आप क्या कर रहे हैं, 0 माइनस थीटा मतलब आप कहां गया, 0 माइनस थीटा मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कहां गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 0 माइनस थीटा करने से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने लगा दिया भैया पॉजिटिव। और क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रॉस करके आए हो, फंक्शन विल नॉट चेंज, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा करके भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या होगा भाई, फटाक से इसको लिख लिया, 0 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर माइनस में आएगा। और फंक्शन विल नॉट चेंज टू इट्स को फंक्शन, तो आंसर होगा माइनस tan थीटा। अब आपके लिए ये तीनों होमवर्क है बेटा, आपको सेक थीटा बताना है, कोसेक थीटा बताना है माइनस थीटा, और कॉट माइनस थीटा बताना है। तुरंत वीडियो को रोकिए और कमेंट जाकर बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं, और अगर आ गया है तो इसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आगे बढ़ते हैं, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सर 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के लिए हमको एक्यूट एंगल की जरूरत है, तो हम साइन 120 डिग्री को दो तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं बेटा।
साइन 120 डिग्री तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या? देखो, सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, 90 प्लस थीटा करके पहुंच जाओ या 180 माइनस थीटा करके पहुंच जाओ। तो आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 120 डिग्री तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 कर दें, या फिर साइन 180 माइनस 60 कर दें। इन दोनों तरीकों से मैं कहां पहुंच सकता हूं? सेकंड क्वाड्रेंट। पहले वाले केस में देखो बेटा, 90 प्लस 30 कर रहा हूं, मतलब मैं वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं, तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा। 90 प्लस थीटा से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूं, मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आपका प्लस में आना चाहिए। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा? साइन थीटा के बराबर। अरे हाँ या ना? साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, साइन नहीं बेटा, फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा ना। ये देखो, 90 प्लस थीटा किया, वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करके गए हैं, तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। अगर आप दूसरे तरीके से देखो 180 माइनस 60 करके, तो 180 माइनस 60 मतलब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पहुंचा है। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है, तो आंसर आपका प्लस में आना चाहिए। 180 माइनस 60 हुआ है, तो फंक्शन विल नॉट चेंज टू इट्स को फंक्शन, तो साइन का क्या रहेगा बेटा? साइन ही रहेगा, तो आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? √3/2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, cos 120 डिग्री। तो बेटा वही बात, cos 120 तक पहुंचने के भी दो रास्ते हैं। आप इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, और आप इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30 डिग्री। मुझे एक बात बताइए, 90 प्लस 30 कर रहे हैं, तो आप वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जा रहा है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है, तो पहले ही मैंने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब 90 प्लस थीटा करके पहुंचे हैं, तो फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन, तो cos किस में चेंज हो जाएगा बेटा? साइन में, और आंसर आएगा माइनस साइन 30, यानी कि इसका आंसर होगा -1/2। क्लियर है क्या? वैसे ही cos 180 माइनस 30 को देखिए, cos 180 माइनस 30 करके आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पहुंच रहा है, मतलब आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। अब क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस किया है 180 माइनस थीटा करके, तो फंक्शन विल नॉट चेंज टू इट्स को फंक्शन, तो आंसर क्या रहेगा भाई? 180 माइनस 30 नहीं होगा, ये 180 माइनस 60 होगा। 60 नहीं, मैं सोचूं ये होगा 60, तो 60 कर देते। ठीक, तो 180 माइनस 60 करके आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस किया है, फंक्शन विल नॉट चेंज इट्स को फंक्शन, तो cos का cos ही रहेगा। cos 60 कितना हो जाएगा बेटा? -1/2 आंसर। ठीक है, सिमिलरली आपको tan 120 सॉल्व करना है, sin 135 सॉल्व करना है, और cos 135 सॉल्व करना है। अच्छा, 135 का एक केस मैं ले लेता हूं ताकि आप दूसरा कर पाए। आओ, cos 135 में लेता हूं। cos 135 पर मैं पहुंचता हूं, कैसे पहुंच लेता हूं भाई? मैं पहुंच जाता हूं 90 प्लस cos 90 प्लस 45 करके आया ना, तो cos 135 हो जाएगा। 90 प्लस 45 किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos पहुंचा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पहुंचा है, मतलब आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। और क्योंकि मैंने 90 प्लस 45 किया है बेटा, मैंने वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस किया है, तो फंक्शन विल चेंज टू इट्स को फंक्शन, तो ये कितना आ जाएगा? cos चेंज होके साइन बनेगा, साइन 45 इज -1/√2। क्या होगा? -1/√2। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, एकदम क्लियर है। तो cos बेटा किस में आ गया है? नेगेटिव में आ गया है, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं। आप cos 135 निकालने का दूसरा रास्ता क्या होगा, आप मुझे बताएं। ठीक है क्या? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 180 में से अगर आप 45, या मैं बोलूँ 135 में अगर आप 45 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 4 3 7, 180 ही तो आएगा। तो 180 माइनस 45 करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको 180 माइनस 45 करके सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो बेटा ये है कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ये है आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन जो आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है बेटा जिन बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए, ये 135 अब आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर सकते हैं। मैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। आइए, किसकी बात करता हूँ? tan 150 डिग्री की बात करते हैं। आइए, tan 150 पे पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ tan
190 प्लस 60 और 150 पहुंचने के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ 90 प्लस 60 करके सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पहुंच रहा है, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। अच्छा आपने वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस किया है तो 10 अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, कॉट 60, हाँ या ना, कितना हो जाएगा, कॉट 60। अगर आप देखो बेटा इधर 10 180 माइनस 30 करेंगे, 180 माइनस 30 करके आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करके पहुंचे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस, लेकिन फंक्शन विल नॉट चेंज टू इट्स कोफंक्शन, तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 30 के बराबर, 10 30 कितना होता है, -1/√3, ये भी कितना आ जाएगा बेटा, -1/√3। क्लियर है क्या। अब आपके लिए होमवर्क है, cos 150 आपको सॉल्व करना है, sin 150 आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कब फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होता है और कब नहीं होता है, क्लियर है। और जो फंक्शन पहुंच रहा है बेटा उसका साइन देखते हैं हम उस क्वाड्रेंट में। जैसे अगर आपने tan 90 प्लस 60 किया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan पहुंच रहा है, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। क्लियर, ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसी पर बेस हमने क्या बना ली है, इसी पर बेस हमने एक टेबल बना ली है जो आपको याद होनी चाहिए, अगर हो सकता है आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को इस 180 डिग्री पर बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई बताइए cos 180 क्या होता है, तो cos 180 -1 होता है, sin 180 0 होता है, tan 180 0 होता है और cot 180 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको 180 पर sin cot tan और cos इन सब की वैल्यूज याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखिए ये लास्ट हमारा होने वाला है, लास्ट स्लाइड होने वाली है। देखिए क्या है, ये एक सर्कल है, ये कंप्लीट रिवीजन करा देगा हमारा। क्या कह रहा है ये सर्कल हमसे, हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है भाई, 1 है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, ठीक है ना। इस रेडियस का अगर ये एंगल थीटा है तो ये उसका कॉस कंपोनेंट होगा और ये उसका साइन कंपोनेंट होगा, शायद आपको ये बात पता होगी, है ना। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर की वैल्यू 1 है, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हमेशा कॉस कंपोनेंट बताएगी, वर्टिकल लाइन जो है वो हमेशा साइन कंपोनेंट बताएगी, याद रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा कॉस थीटा बताएगी, वर्टिकल लाइन हमेशा साइन थीटा बनाएगी। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है, ये जो सर्कल है इसे मैं कहता हूँ रिवीजन सर्कल। ये क्या है भाई, रिवीजन सर्कल है। अब ये रिवीजन सर्कल कैसे है, देखो भाई फटाफट मैंने आपसे कहा कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम यहाँ पर गए बेटा, यूनिट सर्कल है, यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना बेटा, ये आपको कॉस कंपोनेंट देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा ये आपको साइन कंपोनेंट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होगा साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 एंड 1/2। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 45 पर जब हम पहुंचेंगे तो ये वाली जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल वो कॉस की वैल्यू बताएगी, कॉस थीटा की, वर्टिकल लाइन साइन थीटा की वैल्यू बताएगी। तो कॉस 45 आपको पता है क्या होता है बेटा, 1/√2, और साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 60 डिग्री पर पहुंचते हैं तो 60 डिग्री पर आपको पता है ये वाली लाइन कॉस थीटा, ये वाली लाइन साइन थीटा, कॉस 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब आपको क्या करना है बेटा, इन्हीं वैल्यूज को क्वाड्रेंट में कौन सी चीज नेगेटिव होगी कौन सी पॉजिटिव होगी वो देख देख कर सामने लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये 60 डिग्री है, ये 90 प्लस 30 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री में आप देखिए कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +1/2 था, इधर पहुंचेंगे तो x क्या है, ये -x हो गया है ना, ये -x है, ये +y है तो ये -y है, वैसे ही बेटा ये +x है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर x नेगेटिव हो गया है बेटा, तो यहाँ सारी x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2 और 1/√2, है ना, साइन क्योंकि पॉजिटिव होता है। ठीक है, सिमिलरली बेटा इसको देखो, ये हो जाएगा -√3/2 और 1/2। ठीक है ना, मैं सारे एक्स के कंपोनेंट आप देखिए नेगेटिव, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को देखो बेटा, तो यहाँ सामने अब आप देखिए यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो लो भाई, एक्स की वैल्यू √3/2 थी तो यहाँ -√3/2 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, यहाँ कितनी है भैया ये हो गई है -√3/2 हो गई है भाई।
और यहाँ पर ये -√3/2 है और ये कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2। अरे देखो ना भाई, ये हो जाएगा -√3/2 और ये कितना हो जाएगा, -1/2। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव है। इधर देखिए बेटा, इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या था, -1/√2, 1/√2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/√2 और -1/√2। क्लियर है, ठीक है, इस पॉइंट पर। इधर देखिए 240 पे, यहाँ क्या था, -1/2 प्लस √3/2, यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और -√3/2। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप इस कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वाई की नेगेटिव। तो देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव 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 आ गई। क्लियर। तो अगर आप जहां भी पढ़ाई करते हैं, अगर वहां पर ये एक रिवीजन सर्कल या रिवीजन साइकिल चिपका लेंगे बेटा, तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बेटा, यहाँ होता है खत्म बेसिक मैथ्स का पार्ट 1। अब हम मिलेंगे बेसिक मैथ्स के पार्ट 2 में, जहां पर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके काम आएगा। देखिए, मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक दिमाग में बसने वाली चीज हो जाएगी, और आराम से उसके क्वेश्चंस जो कन्वर्जन के होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।